सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में दो टॉपिक में आपसे डिस्कस करूंगा। पहला, जो कि आपके स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा है, रिलायंस राइट्स इशू। देखेंगे आखिर ये राइट्स इशू क्या होते हैं, क्यों चर्चा का कारण बने हुए हैं। वहीं जो दूसरी खबर है वह है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। देखेंगे आखिर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कोविड-19 के समय क्यों चर्चा का कारण बना हुआ है, कैसे यह सुप्रीम कोर्ट पे इस पर कोई निर्णय आया है और कैसे विपक्ष इसका जो है कि विरोध कर रहा है, उसके तर्क क्या है और ये पूरा प्रोजेक्ट दरअसल है क्या, इसको हम डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन दोनों टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक को थोड़ा सा समझिए और जब समझ लेंगे तो अपने आप आपको लगेगा कि टॉपिक काफ़ी आसान है, लेकिन हाँ, समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आपको बनाना है कोई कंपनी, तो कंपनी अगर आपको कोई बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, कोई आइडिया। वो आइडिया आपका हो सकता है या किसी से आप जो है कि आपने किसी से खरीद लिया है, किसी से ले लिया, कुछ भी। कुल मिलाकर आपको बनाना है एक कंपनी। कंपनी बनाने के लिए आपके पास कुछ पैसा है, आपने लगा दिया। फिर आपको लगता है कि कुछ और पैसे की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पास के लोगों से जो कि आपकी मदद कर सकते हैं उनसे ले सकते हैं। आप बैंकों से भी पैसा ले लेते हैं। इस तरह से कंपनी जो है कि आपकी बन चुकी है। अब जब कंपनी बन चुकी है तो उसके बाद भी आप कई प्रकार के ऋण लेते रहते हैं और इन्हीं में ऋण का एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब है कि एक निश्चित समय अवधि के लिए आप किसी व्यक्ति से कहते हैं कि भैया कि हमें क्या करो, कुछ पैसा दे दो। वो जो पैसा कुछ समय निश्चित के लिए, अवधि के लिए देता है और आपको उस पर पैसा लौटाना है और उस पर ब्याज लौटाना है, तो इसको सामान्यतः डिबेंचर बोलते हैं। हमारे यहाँ टॉपिक डिबेंचर नहीं है, क्योंकि मैं पिछले कई वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा चुका हूं। अब देखिए, हमें समझना दरअसल राइट इशू। तो अभी देखिए, मैंने आपको क्या बताया, कंपनी को पैसा लेने के क्या स्रोत थे। एक तो आपका पैसा जो आपने कंपनी में लगाया, खुद का पैसा बैंक से ले लिया या आपने किसी मिलने जुलने वाले से ले लिया। अब देखिए, इसी प्रकार आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये क्या है, शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हैं। तो जब कंपनियां शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हैं तो आपने देखा होगा कि शेयर की खरीद बिक्री करते रहते हैं। तो इसी से जुड़ा एक शब्द है, आपने सुना होगा आईपीओ, अर्थात इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आईपीओ का मतलब यह है कि कोई कंपनी है, वह कंपनी क्या करती है, पहली बार जो आम जन के लिए, अर्थात हमारे आपके सबके लिए कहती है कि आप हमारे इस शेयर को खरीद लो और यह शेयर खरीद लो, आप हमारे शेयर धारक बन जाओ, तो इसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, अर्थात पहली बार, सबसे पहली बार। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी आपने कुछ समय पहले देखा आईआरसीटीसी ने क्या कहा कि वह अपना आईपीओ जारी कर रहा है। आप आईपीओ खरीद के आईआरसीटीसी के छोटे बड़े मालिक बन सकते हैं, अर्थात आप जितने शेयर खरीद लें। तो जब वो पहले, चूंकि इससे पहले आईआरसीटीसी ने ऐसा ऑफर कभी नहीं दिया था, तो जब पहली बार यह ऑफर आम जन के लिए, अर्थात हमारे आप सबके लिए जब आया, तो इसको बोला गया आईपीओ। ठीक इसी तरह से अभी कुछ समय पहले आईपीओ आया, किसका, एसबीआई कार्ड का। इसी तरह से एक आईपीओ आने वाला है एलआईसी का। एलआईसी चूंकि अभी सरकार की एक कंपनी, उसमें पूरी हिस्सेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार चाहती है कि इसका कुछ हिस्सा बेचकर वह पैसा प्राप्त करे, तो इसको बोलेंगे आईपीओ। तो ये जो आईपीओ आएगा, ये क्या है, इसका मतलब है कि सरकार अपना कुछ हिस्सा 5%, 10% जो भी लेके आए कि वो बेचेगी और उसको बेचेगी, तो इसी को कहेंगे हम आईपीओ। अर्थात आईपीओ का मतलब ये है कि पहली बार जब कंपनी, कौन सी कंपनी, जब वह सूचीबद्ध होगी किसके, स्टॉक मार्केट में, जब वह पैसा प्राप्त करने के लिए कुछ हिस्सा आपको देगी, इसको बोलते हैं आईपीओ।
तो अब देखिए क्या हुआ, आईपीओ को जो व्यक्ति खरीदेगा वह क्या हो गया, कंपनी का शेयर धारक हो गया, अर्थात वह कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का क्या होगा, वह उसका धारक होगा। अर्थात कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है, मान लीजिए एक कंपनी है और मैं इसको आसान लैंग्वेज में समझाता हूं कि आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी का कैपिटल है मान लीजिए 100 रुपए का, और 100 रुपए का है, और उसमें आपने बाद में आपको लगा कि मैं कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ता हूं, और आपने कहा कि मैं यह कंपनी है, मैं इस कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्टेड करवा रहा हूं, जो व्यक्ति इसका शेयर खरीदना चाहे खरीद ले। तो आपने कहा कि 100 रुपए का आपका कैपिटल है कंपनी का, आपने कहा कि मैं इसको एक एक रुपए के 100 शेयर में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, और आपने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे तो मैं 50 शेयर जो है कि बेचना चाह रहा हूं, जो व्यक्ति खरीद ले। तो जो व्यक्ति 50 शेयरों में जो जो जितना खरीदेगा वह क्या हुआ, वह शेयर धारक हो गया। उसने क्या कहा, जब पहली बार बेच रहे तो वह क्या हो गया, आईपीओ धारक हो गया। इसी तरह से जो कंपनी को लगा कि आईपीओ से जिसने उसने पैसे उठाए थे, मान लीजिए कंपनी ने अपने पूरे शेयर का 10% हिस्सा बेचकर लोगों से पैसा लिया, अभी भी उसके पास जो है कि हिस्सा है, लगता है कंपनी को जो आईपीओ से पैसे लिए वो कम पड़ गए थे और पैसे चाहिए, तो वह क्या करता है, दोबारा जब जारी करता है कि लोगों से कहता है कि आप हमारे शेयर खरीद सकते हैं, इसको बोलते हैं एफपीओ, अर्थात फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, अर्थात दोबारा हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एफपीओ। अब देखिए आईपीओ और एफपीओ आप समझ चुके हैं, तो अब देखिए जिसने आईपीओ के तहत शेयर खरीदा है वो भी शेयर धारक है, जिसने एफपीओ के तहत जो है कि शेयर खरीदा है वो भी शेयर धारक है, कुल मिलाकर क्या है, शेयर धारक है। अभी क्या हुआ है, रिलायंस ने कहा है कि 53,000 करोड़ रुपए का वह राइट इशू जारी करेगा। राइट इशू का मतलब होता है उस प्रकार के इशू या शेयर से होता है, इसमें भी क्या करेगा, 53,000 करोड़ रुपए के वह कुछ शेयर जारी करेंगे, लेकिन इसके साथ शब्द सिर्फ शेयर नहीं है, इसके साथ क्या है, राइट इशू। राइट इशू का मतलब यह है कि जो लोग कंपनी के पहले से शेयर धारक हैं, सिर्फ उनको यह अधिकार है, राइट है कि आप यह शेयर खरीद सकते हो। तो जब क्या होता है कि जो लोग पहले से कंपनी में शेयर धारक हैं उन्हीं के लिए सिर्फ शेयर जारी किया जाता है, तो इसको बोलते हैं राइट इशू। और इसी तरह का राइट इशू किसके द्वारा, रिलायंस के द्वारा जारी किया गया है, जिसकी कीमत कितनी होगी, 53,000 करोड़ रुपए। अर्थात जितने राइट इशू जारी किए जाएंगे, अगर वह राइट इशू पहले से ही रिलायंस कंपनी के जो शेयर धारक हैं वह खरीद लेते हैं, तो कंपनी को क्या प्राप्त होगा, 53,000 करोड़ रुपए, और जो शेयर धारक हैं उनको क्या प्राप्त होगा, उनको और शेयर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात पहले वह उनके पास 10 शेयर थे, तो मान लीजिए कि उनके पास 10 नहीं, थोड़ा सा हम ज़्यादा ले लेते हैं कि मान लीजिए उनके पास 90 शेयर थे, और 90 शेयर थे और उन्होंने कुछ शेयर और खरीद लीजिए, तो क्या हुआ, उनके पास शेयर की संख्या बढ़ जाएगी। शेयर की संख्या बढ़ने का मतलब क्या है कि उनके पास कंपनी में हिस्सेदारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंपनी को क्या लाभ हुआ कि उसने 53,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए और किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं जोड़ा, पहले से जो कंपनी में जुड़े हुए जो शेयर धारक हैं, चाहे वो आईपीओ से जुड़े हों या एफपीओ के माध्यम से जुड़े हों, उन्हीं को क्या हुआ, कंपनी ने शामिल कर रखा। तो अब देखिए इसी को हमें थोड़ा सा और समझना है, जिससे राइट इशू से कभी भी प्रश्न आए तो गलत ना हो। तो अभी हमने क्या समझा कि राइट इशू से तात्पर्य इस प्रकार के इशू से होता है जिसमें कंपनी अपने मौजूदा शेयर धारकों को ही शेयर खरीदने की क्या करती है, प्राथमिकता देती है। अब ये जो प्राथमिकता देती है यह ऐसा क्यों करेगी कंपनी, तो कंपनी को कई बार क्या होता है, पैसे की जरूरत होती है, ये कंपनी कुछ टारगेट फिक्स करती है। जैसे कंपनी क्या कर सकती है, उसको लगता है कि हमें व्यापार बढ़ाना है, अर्थात व्यापार बढ़ाना है, मान लीजिए 10 प्रोडक्ट कंपनी बनाती, उसको लगता है 5 और प्रोडक्ट लाने हैं। 5 और प्रोडक्ट लाने के लिए क्या करना होगा, पैसे चाहिए होगा, हो सकता है मशीनरी पे खर्च हो सकता है मार्केट पर खर्च हो सकता है जो है कि उसके प्रोडक्शन या ऑफिस के लिए जरूरत हो। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए कंपनी राइट इशू जारी कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राइट इशू का मतलब है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ कहां से लिया जाएगा, जो लोग पहले से शेयर धारक है, किसी नए व्यक्ति को उसमें नहीं जोड़ा जा रहा, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तब भी इसको जोड़ सकती है। लेकिन रिलायंस ने जो राइट इशू जारी किया है, इसके पीछे का कारण यह है कि रिलायंस खुद को, अपने आप को यह जीरो नेट डेब्ट कंपनी के रूप में परिवर्तित करना चाहती है। अर्थात इसका उद्देश्य यह है
कि यह अगले साल वर्ष 2021 तक क्या करे कि यह ऐसी कंपनी के रूप में कन्वर्ट हो जाए जिसके ऊपर एक भी पैसे का ऋण नहीं है। तो ऋण नहीं है, यह कब होगा? जब कंपनी क्या करे, अपने सभी ऋणों को चुकता कर दे। इस समय तक लगभग कंपनी के ऊपर 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। इसी कर्ज को पूरा करने के लिए या लोगों का पैसा वापस करने के लिए जो ऋण के रूप में लिया था, अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म में क्या किया था, फेसबुक को 9.99% की हिस्सेदारी क्या कर दी थी, बेच दी थी। उससे लगभग 43,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। अब क्या कर रही है कि रिलायंस क्या कर रहा है कि और पैसा अपने ही शेयर धारक, अर्थात जो लोग रिलायंस से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने पैसा उससे कमा के रखा है, उनसे कह रहा है अपना पैसा दो, और जब पैसा दो तो हम आपको शेयर दे रहे हैं, और जो आप पैसा दोगे इससे हम क्या करेंगे, जो हमारे ऊपर कंपनी के ऊपर ऋण है उस ऋण को हम क्या कर देंगे, खत्म कर लेंगे। तो इस तरह से जब जीरो नेट डेब्ट कंपनी बन जाएगी, यह क्या होगा, एक यूनिक होगा। यह यूनिक इसलिए होगा क्योंकि जब किसी कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का ऋण नहीं है तो जितना फिर फायदा होगा, वह फायदा कहां खर्च होगा, वह जो शेयर धारक है उन्हीं को उनको लाभ मिलेगा, ना कि कंपनी को अपने ऋण का ब्याज अदा करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलायंस के ऊपर लगभग अभी 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, तो बहुत बड़ा पैसा उसका प्रत्येक साल जो वो प्रॉफिट कमाते हैं वह किस में खर्च हो जाता है, वह ऋण का जो ब्याज देने में खर्च हो जाता है। तो कंपनी ने एक फंडा अपनाया कि अब हमें क्या करना है कि हमें अपने ऋण को खत्म कर देना। जब ऋण खत्म हो जाएगा तो कंपनी के पास जो भी सरप्लस, जो भी प्रॉफिट आएगा, वह क्या कर सकेगा, वह नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकेगा या अपने जो शेयर धारक हैं उनको बोनस दे सकेगा। और इसी के तहत इन्होंने क्या किया, यह किया। लेकिन आपको अभी राइट इशू के संदर्भ में बहुत कुछ समझना जारी है। तो देखिए, हमने क्या कहा कि जब भी कोई राइट इशू जारी करता है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, चाहे प्रोडक्ट लॉन्च करना हो नया, या व्यापार का दायरा बढ़ाना हो, या वैरायटी बढ़ाना हो, ऐसा कर सकते हैं। जब ये इसमें कंपनी क्या करती है, अपने शेयर धारकों के सामने उनके शेयर के अनुपात में नए शेयर खरीदने का प्रस्ताव रखती है। जैसे अभी जो है कि कोई व्यक्ति अगर रिलायंस का 15 शेयर धारण करता है तो वह एक राइट इशू खरीद सकता है। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि अब क्या है कि जितने शेयर धारक हैं उनमें होड़ मच गई कि हम इतना खरीद लें, हम इतना खरीद लें, ऐसा कुछ नहीं। सीधा सीधा अनुपात बता दिया गया है कि जिनके पास 15 शेयर हैं उनको सिर्फ एक राइट इशू मिल सकता है। और इसी के अनुपात में मान लीजिए मैंने कहा किसी व्यक्ति के पास 90 शेयर हैं, तो इसका मतलब क्या है, वह जो है कि 6 राइट इशू खरीद सकता है। तो इसी तरह से अनुपात क्या होता है, फिक्स होता है। शेयर धारक जो अब मान लीजिए शेयर धारक है उसको कहा जा रहा है राइट इशू आप खरीद लो, तो उसके पास क्या विकल्प है, वह खरीद सकता है, मना कर सकता है कि हमें नहीं चाहिए, यह बवाल, हमारे पास पैसे की कमी है, हम नहीं दे सकते, या हमारे पास इतनी सेविंग नहीं है। और वो ये भी कर सकता है कि वह अपने राइट इशू को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दे। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि मैं हूं और मेरे पास राइट इशू खरीदने का विकल्प है, और मैं कितने राइट इशू जो मेरे पास शेयर है उसके अनुपात में मैं खरीद सकता हूं। मान लीजिए मेरी क्षमता जो है कि 90 शेयर धारक की है, मैं 90 शेयर धारित करता हूं, और मैं इसके अनुसार से मैं 6 राइट इशू क्या कर सकता हूं, खरीद सकता हूं। लेकिन मैं खरीदना नहीं चाहता हूं, तो मैं आपको कह सकता हूं कि भैया आप भी क्या हो, राइट इशू, जो आप शेयर धारक हो और आप मेरे राइट इशू आप चाहो तो खरीद लो। तो ये क्या हो सकता है, ट्रांसफरेबल भी होता है। यह मेरा कुछ समझाने का उद्देश्य था। कंपनी क्या करती है, जब भी राइट इशू जारी करती है तो एक निश्चित तारीख की घोषणा की जाती है, और जो क्या होता है उस दिन जो राइट इशू करते समय जब यह राइट इशू जारी किया जाएगा तो उससे पहले जो शेयर की कीमत चल रही है ना उसको बोलते हैं कम राइट प्राइस। इसको ज़्यादा आप मत समझिए, बस ये समझिए कि आज जो है कि क्या किया गया है, जो राइट इशू जारी किया गया, तो राइट इशू कैसे जारी किया जाएगा, शेयर प्रति शेयर के मूल्य। तो जो प्रति शेयर का मूल्य राइट इशू का है उससे
पहले जो पहले से चले आ रहे शेयर थे उनके मूल्य को कम राइट प्राइस के रूप में हम जानते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि जब भी कोई राइट इशू जारी किया जाता है तो उसमें क्या होता है, कंपनी अपने मौजूदा शेयर धारकों को क्या करना है, इसको बेचना है, तो क्या करता है वह कम कीमत पर यह ऑफर देता है। जैसे मैं बताऊं, वर्तमान समय में अगर आप देखें तो अगर एक रिलायंस के शेयर की कीमत देखें तो आपको 1467 रुपए अर्थात 1467 रुपये जो है कि कीमत है एक शेयर की। लेकिन यह जो राइट इशू जारी किया जाएगा यह कितने का होगा, इसकी कीमत के मात्र कितनी होगी, 1257 रुपए अर्थात लगभग 200 रुपए का 210 रुपए का फायदा होगा प्रत्येक राइट इशू को खरीदने वाला। अब सोचिए, इनको सोचिए, कोई व्यक्ति लाखों क्या कर सकता है। अगर मैं मान लूं कि मान लीजिए 10,000 कोई राइट इशू खरीद ले और 10,000 राइट इशू पर खरीद लेगा तो वर्तमान शेयर के हिसाब से अगर वो खरीदता शेयर तो उसको ज़्यादा जो पैसे खर्च करने होते हैं। अगर वो राइट इशू से खरीद रहा है शेयर, इसका मतलब क्या है, प्रत्येक शेयर पर उसको लगभग 210 रुपए का फायदा हो रहा है। आप समझिए और कल्पना कीजिए कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसीलिए जब भी राइट इशू सामान्यतः जारी किया जाता है तो उस डिस्काउंट रेट पर, जैसा कि वर्तमान समय में रिलायंस ने लगभग 210 रुपए का डिस्काउंट, तो इससे क्या रहेगा, जो लोग जो इसके शेयर धारक हैं ये एक्साइटेड रहेंगे कि भैया हमें तो क्या होगा, लाभ मिलने वाला है, इसलिए वो तेजी से क्या करेंगे, खरीदेंगे। जब भी राइट इशू जारी किया जाएगा तो इसकी जो अनुमति होगी वो कौन देगा, यह देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति कह दे कि हम बेच दे रहे हैं अपना राइट, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसकी मंजूरी देगा और जब ये राइट इशू जारी किया जाएगा तो कंपनी अपने शेयर धारकों को ये बताएगी आखिर ये राइट इशू क्यों लाया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसका मोटो क्या है, जिससे जो लोग उसके जो शेयर धारक हैं वह अपनी कंडीशन, अपनी स्थिति निर्धारित कर सकें कि हमें निवेश करना अर्थात और पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। क्योंकि पहले से वो लोग कंपनी के ही शेयर धारक हैं तो कंपनी को कोई दिक्कत भी नहीं होती अपनी पॉलिसी बताने में, वो क्या कर देती है, बता देती है। अब देखिए क्या होता है कि ऐसा ही एक शब्द और आपने सुना होगा और वो होता है बोनस शेयर। तो आप बोनस शेयर को लेकर, राइट इश्यू को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। बोनस शेयर क्या होता है, मान लीजिए कंपनी 100 रुपए की कंपनी है, साल भर की मान लेते हैं, और उसको 50 रुपए लाभ प्राप्त हुआ और उसके 10 शेयर धारक हैं, तो क्या कर सकता है कि जैसे 50 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, कंपनी का टोटल कैपिटल 100 रुपए का था और 50 रुपए लाभ हुआ, तो मतलब कंपनी की कितना होगी कीमत, 150 रुपए की। तो क्या करता है, जो लाभ प्राप्त होता है ना, तो लाभ को कुछ कुछ हिस्सों में बांट कर, मान लो 50 रुपए है तो 50 रुपए कहा गया कि इसको हम शेयर में डिवाइड कर देते हैं, तो 50 रुपए को 10 शेयर में डिवाइड कर दिया गया और सबसे कह दिया है 10 शेयर धारक है कि हम आपको एक एक शेयर दे रहे हैं क्योंकि हमें जो लाभ हुआ है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो देखिए यह जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए गए इनको बोलते हैं बोनस शेयर, लेकिन बोनस शेयर का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अर्थात यह तो क्या किया जा रहा है, जो लाभ मिला है ना उस लाभ को सब तक जो भी लोग जुड़े हुए हैं शेयर से, शेयर धारक, उन तक पहुंचाया जा रहा है, निःशुल्क दिया जा रहा है, बोनस के रूप में दिया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं बोनस शेयर। अर्थात राइट इशू ऑफ बोनस शेयर्स को लेकर कंफ्यूज आपको नहीं होना। अब देखिए, अब इसमें जैसे रिलायंस द्वारा जो जारी जो राइट इशू है, इसमें कहा गया है कि पहले हम क्या करेंगे, ये राइट इशू के रूप में है, अर्थात जो शेयर धारक हैं वह पहले क्या करेंगे, हम उनसे उम्मीद करेंगे वो खरीद लें। लेकिन अगर किसी कारण से वह नहीं खरीद पाते हैं, अर्थात जितने राइट इशू जारी किए अगर वह जो रिलायंस के शेयर धारक हैं वह नहीं खरीदते हैं तो वह हम बाद में पब्लिक के लिए ऑफर करेंगे। तो पब्लिक के लिए कैसे ऑफर करेंगे, एफपीओ के माध्यम से, क्योंकि आईपीओ तो इसका बहुत पहले आ चुका है, तो अब यह पीओ के माध्यम से क्या करें पैसा। लेकिन रिलायंस के संदर्भ में चूंकि इसकी साख अच्छी है, अब एक चीज समझिए कि पूरा जो है कि इकोनॉमी में इस समय स्लो डाउन है और इस वजह से कोविड-19 की वजह से कहीं प्रोडक्शन नहीं, हर कंपनी की स्थिति खराब है और जो रिलायंस के नए नए जो प्रोजेक्ट लेके आ रही, ये बड़े बड़े जो है कि इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसलिए इसका जो है कि जो भी ये राइट इशू है यह तुरंत क्या हो जाएगा, बिक जाएगा।
जैसे मैंने आपसे कहा कि रिलायंस द्वारा जारी जो इशू राइट इशू है ये डिस्काउंट रेट पर जाएगा, और डिस्काउंट रेट पर जाकर जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसको जो शेयर धारक हैं तेजी से इसको खरीद पाएंगे, और इसका जो पूरा उद्देश्य है वह क्या है, कंपनी को जीरो नेट डेब्ट कंपनी के रूप में स्थापित करना। जैसे इन्हें फेसबुक से जो पैसा प्राप्त हुआ वो भी इन्होंने इसमें जो है कि इसका मुख्य उद्देश्य ही बताया था कि हम अपने आप को जीरो नेट डेब्ट कंपनी के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और ठीक इसी तरह से इसका भी उद्देश्य उन्होंने यही रखा है। लेकिन फिर भी बाद में चल के काफ़ी चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं। अब एक चीज़ और समझिए थोड़ा सा, वह यह है कि जो राइट इशू जारी किया गया है, इस राइट इशू को जारी करने के लिए जारी तो कर दिया गया और इसको शेयर धारक खरीद भी, लेकिन इससे क्या होता है, एक चीज़ समझिए कि दूसरे कंपनियों को प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए मैं अभी जो है कि 90 मेरे पास जो है कि या 60, मान लीजिए 60 मेरे पास क्या है, शेयर है किसके, रिलायंस के पास। अब मुझे ये लगता है कि मैं कुछ पैसा दूसरी कंपनी में लगाऊंगा, और दूसरी कंपनी में लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या है कि मैं और भी कंपनी में निवेशक रहूंगा। तो एक कंपनी में अगर मेरा लॉस होता है या उस कंपनी का शेयर नीचे जाता है तो मेरा दूसरी कंपनी से कवर हो जाएगा। रिलायंस ने यहां पर बहुत तगड़ा गेम खेला। उसने क्या किया है कि रिलायंस के जो शेयर धारक हैं उसको पता है, चूंकि रिलायंस ने अच्छा प्रॉफिट दिया है तो उनके पास पैसा है। अब जैसे ही शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव चल रहा है, तो रिलायंस के शेयर धारक किसी दूसरी कंपनी के शेयर ना खरीद लें उससे पहले क्या किया, इसने खुद कह दिया कि आप हमारे शेयर खरीद। तो इससे क्या है, जो शेयर धारक दूसरे कंपनी के भी शेयर खरीद सकते थे वो अब नहीं खरीदेंगे। अर्थात ये क्या कर रहा है कि लोगों, अपनी कंपनी के लोगों का पैसा अपने में जोड़ रहा है। तो इससे निवेशक को क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रॉफिट ये हो सकता है कि रिलायंस आगे चलकर बहुत अच्छा काम करे जैसा करते यार, तो उसको फायदा है। लेकिन अगर किसी भी तरह से रिलायंस का अगर जो है कि शेयर कम होता है तो इस निवेशक को क्या होगा, घाटा होगा। अगर इसने पैसे दूसरे कंपनी में लगाए होते तो हो सकता है कि वो इतनी तरह ना डूबते। तो कई प्रकार की चुनौतियां होती हैं। आई होप आप राइट इशू से रिलेटेड सभी टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आपको जैसे एक शहर आपने सुना है दिल्ली। अब दिल्ली को जो हम शब्द यूज करते हैं इसका मतलब वह क्षेत्र है जिसका इतिहास लगभग 3 से लेकर 3,500 साल पुराना, जिसे हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं। यहाँ का दिल्ली पर कई शासकों जैसे गौरी, गजनी, तुगलक, खिलजी और अन्य मुगल शासकों ने यहाँ पर राज्य किया है। लेकिन जो वर्तमान जो दिल्ली हम देखते हैं यह इसका जो अस्तित्व आता है यह ब्रिटिश जब यहाँ इंडिया में आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया। और 12 दिसंबर सन 1911 को जब यहाँ पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और उस समय ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम जब यहाँ पे आए तो उन्होंने घोषणा किया कि दिल्ली क्या होगी, आने वाले समय में ब्रिटिश भारत की क्या होगी, राजधानी होगी। और औपचारिक रूप से 1 अप्रैल 1912 से यह मान लिया गया, यह लिखित रूप में कह दिया गया कि आज से यह दिल्ली क्या है, पूरे भारत की, ब्रिटिश भारत की क्या है, राजधानी। अब देखिए जी, ये जो समय है यह मैं इतना पुराना इसलिए ले जा रहा हूं ताकि आप इस पूरे टॉपिक को समझ पाए। तो बात कब हो रही है, 1912। अभी क्या चल रहा है, 2020, लगभग 110 साल पहले की एक घटना है। अब क्या हुआ कि दिल्ली को अब राजधानी बनाना था। राजधानी बनाने के लिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से वेल मेंटेन नहीं था जिस तरह का कहाँ था, कोलकाता का था। यहाँ पर जो है कि जो भी आधारभूत संरचनाएं थी, जैसे ऑफिसेस बनाने हैं, जो है कि यहाँ पे साथ ही साथ जो यहाँ पे लोग ब्रिटिशर्स आते उनके लिए आवास बनाने हैं, इसके लिए इन्होंने 2 आर्किटेक्ट की मदद ली। एक का नाम था सर एडविन लुटियंस और दूसरे हर्बर्ट बेकर। इन दोनों लोगों को जिम्मेदारी दी गई क्या करना है कि दिल्ली को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर करना है जिससे यह राजधानी के रूप में लगे। अब देखिए क्या हुआ कि इन दोनों लोगों को जिम्मेदारी दी गई और इन दोनों लोगों ने क्या किया, बनाना प्रारंभ किया। पार्लियामेंट हाउस का जो निर्माण है यह लुटियंस बेकर द्वारा किया गया और राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण किया गया यह एडविन लुटियंस और के द्वारा किया गया। देखिए मैं यहाँ पे इसलिए अलग अलग कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट हाउस का निर्माण जो है इसमें लुटियंस और बेकर दोनों का योगदान है, ठीक है ना। बेकर कौन गए, हर्बर्ट बेकर, इन दोनों लोगों का योगदान है। लेकिन जब राष्ट्रपति भवन का और
बात आती है तो इसमें जो प्रमुख नाम आता है एडविन लुटियंस का आता है, न कि बेकर का। ठीक है, ऐसे नॉर्थ और साउथ जो ब्लॉक है जहां पे सचिवालय हैं, इनके निर्माण का जो प्रमुख नाम आता है वो एडविन लुटियंस का नाम का किसका आता है, हर्बर्ट बेकर का आता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। कुल मिलाकर इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन और संसद के पास वाले जो क्षेत्र हैं जिसका निर्माण उस समय एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था, जहां से पूरे जो है कि देश का जो कि प्रशासनिक कार्य संचालित होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल विस्टा। अब देखिए, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन और संसद के पास के क्षेत्र को किसके नाम से बोला जाता है, सेंट्रल विस्टा। अब देखिए, यह एक इमेज है जो कि वर्तमान स्वरूप को दिखाता है। ये देखिए, आपको सबसे पहले इंडिया गेट दिखाई दे रहा है और इंडिया गेट से बिल्कुल सीधे की ओर जाए, नॉर्थ की ओर जाए, आपको राष्ट्रपति भवन। और जब राष्ट्रपति भवन जाएंगे तो मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूं। और ये देखिए, जब यहां पे आप आएंगे तो यह देखिए, ये आपका नॉर्थ और साउथ ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर यह जो क्षेत्र बने थे, इनका काफी अपना एक रोल था और उस समय के क्षेत्र के हिसाब से कार्यों को देखते हुए बनाए गए थे। ये जो पूरा क्षेत्र लगभग 3.2 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर जितने भी आपको भारत के प्रमुख प्रशासनिक भवन और कार्यालय हैं वह मिल जाए। लेकिन इनका जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था, जब दिल्ली को यहाँ पे स्थापित किया गया। उसके बाद जो है कि प्रोजेक्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, किसको दी गई, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। और उसके बाद इन्होंने बनाना प्रारंभ किया और इन सभी संरचनाओं का निर्माण 1930 के प्रारंभिक वर्षों तक अर्थात 1931 तक लगभग हो चुका था। कुल मिलाकर 1931 की जो आवश्यकताएं थी आज की आवश्यकताओं से क्या है, अलग है। साथ ही साथ उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लगभग ये क्या है कि लगभग 80 साल से लेकर 100 साल लगभग क्या है, पुराना हो चुका है। स्वाभाविक है, उसकी बार बार हम मरम्मत करते हैं, लेकिन अभी जो आवश्यकताएं हैं यह मरम्मत से कंप्लीट नहीं हो पा रही। और इस तरह से जो ब्रिटिश काल की आवश्यकता थी वह आज बढ़ चुकी है, अर्थात बदल चुकी है। वर्ष 2019 में क्या हुआ है, यूनियन मिनिस्ट्री एंड एवं हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने क्या किया है, इसकी इस समय की आवश्यकता को देखने के लिए एक सर्वे किया, एक प्रोजेक्ट बनाया, एक मॉडल प्रस्तुत किया और इसी को देखते हुए एक नाम दिया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन के द्वारा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ये जो पूरा क्षेत्र है जो मैंने आपको दिखाया, इसको रीडेवलप करना है। और रीडेवलप इसलिए करना है चूंकि हमें पता है 2026 के बाद सांसदों की संख्या बढ़ सकती है। सांसदों की संख्या तो चलिए बढ़ जाएगी, साथ ही साथ इस समय जो प्रशासनिक कार्य को देखने वाले लोग हैं या जो प्रशासनिक भवन की जरूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जो कि अभी नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और जो हमारा संसद भवन है वहाँ पे पूरी नहीं हो पाती हैं। और इसी के साथ साथ सरकार ने अपने आंकड़ों में यह बताया है कि प्रत्येक साल सरकार के कार्यों को ऑपरेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर के जो ऑफिस हैं, जो क्षेत्र हैं, जो आवासीय एरिया हैं, उनको हम किराए पर लेते हैं और प्रत्येक साल लगभग 1000 करोड़ रुपए का हम भुगतान करते हैं। इसलिए अब इस पूरे क्षेत्र को क्या करना है, एक नए प्रोजेक्ट के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया और इसी का नाम है जो है कि आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा, कई नई बिल्डिंगों का निर्माण किया जाएगा और जो पहले से बनी हुई बिल्डिंग है उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इसमें लगभग पूरा जो खर्च आएगा वो 20,000 करोड़, यहाँ 2,000 करोड़ रुपए है, मैं पीडीएफ में सही करवा दूंगा, तो आपको 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब देखिए क्या क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक पहला इमेज दिखाता हूँ। वर्तमान स्वरूप ये है, आप देख लीजिए, इसको आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये आपका इंडिया गेट और इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक ये पूरा खाली पड़ा हुआ क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, ये देखिए पूरा जो क्षेत्र है क्या है, खाली पड़ा। अब यहीं पे क्या होगा, आपके कई प्रकार के संरचनाएं बनाई जाएंगी। कैसे संरचनाएं बनाई जाएंगे, इसी इमेज को नए प्रोजेक्ट के रूप में देखिए। अब जब क्या होगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब की स्थिति यह होगी। अब देखिए फिर से वही आपका, ये देखिए आपका इंडिया गेट, यहाँ पर ये आपको इंडिया गेट दिखाई दे रहा है और इसी इंडिया गेट से सामने तक ये पूरी जो संरचनाएं हैं देखिए बदल जाएंगी। ये रहा आपका
यहाँ पे इंडिया गेट आप देख पा रहे हैं और यहाँ ये रहा आपका राष्ट्रपति भवन। और उसके बाद ये जो बिल्डिंग है जो कि अभी नहीं है, मैंने बताया क्या एक खाली एरिया है, इन सभी खाली एरिया पर क्या हो जाएगा, बिल्डिंग बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको देखिए एक जो है कि आपका जो संसद भवन है, इस संसद भवन को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका संसद भवन। यहीं पर एक नया क्या किया जाएगा, पार्लियामेंट हाउस बनाया जाएगा, संसद भवन बनाया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर उन सभी चीज़ों का निर्माण किया जाएगा जिनकी वर्तमान समय में क्या है, आवश्यकता है। और इसी को कहा गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा, प्रशासनिक कार्यों के लिए जो जरूरी भवन है उनका निर्माण किया जाएगा। जैसे कि देखिए कौन कौन से भवन बनेंगे, आप इसको भी देख लीजिए। ये देखिए आपका है, तो इसमें देखिए आपको, इसमें देखिए एमपीस के ऑफिस यहाँ पर बनेंगे, देख लीजिए। थोड़ा सा आप इसके रेजुलेशन बढ़ा लीजिएगा वीडियो का, क्योंकि यह जो न्यूज की कटिंग है और बहुत साफ नहीं आई है। इसी के साथ साथ जो है कि द मेकिंग ऑफ इंडिया, यहाँ पर म्यूजियम बनेगा कई प्रकार का। यहाँ पर जो है कि इसी के साथ साथ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को और बढ़ा जो है कि आगे किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस नए तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर 75 में जो हमारा इंडिया दिखाई देता था उसको दिखाया जाएगा। पूरा इंडिया अभी तक कैसे कैसे निर्मित हुआ, किन किन उतार चढ़ाव को उसने फेस किया, उसको इसमें दिखाया जाएगा। कुल मिलाकर अनेक प्रकार के म्यूजियम, भवन, प्रशासनिक भवन और ऑफिस का इसमें क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, कुछ साफ समझ में आएगा। और यही क्या है, आपको जो है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया इस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए की खर्च होगा, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी कुछ यहाँ पर परिवर्तन यहाँ पे करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, अभी जो खुला क्षेत्र देखते हैं इंडिया गेट के पास वाला, आपकी आवाजाही होती है, आप जाते हैं, बैठते हैं, घूम फिर कर आते हैं, ये सब बंद हो जाएगा। वहाँ पर जो भी अभी ग्रीन बेल्ट के रूप में आपको एक पट्टी दिखाई देती है इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, वह क्या होगा, प्रभावित होगा। इन्हीं सभी कारणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई कि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाने अर्थात रोक लगाने से मना कर दिया गया है। और जब मना कर दिया है तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। हालांकि जिन लोगों ने अपनी अपील की है उनकी अपील को सुनवाई की जाएगी और इस प्रोजेक्ट को मार्च 2024 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। और जो हमने कहा एक नया संसद भवन भी बनाया जाएगा जो कि सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और साथ ही साथ सांसदों की बढ़ती हुई संख्या को भी क्या करेगा, वो फुलफिल कर पाएगा। इसका जो निर्माण है यह मार्च 2022 तक इसके बनने की उम्मीद है। और चूंकि अभी देखिए इस पे क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। उसके पीछे का कारण क्या है कि अभी सरकार से तर्क देखे जाएंगे और अन्य चीज़ों को जो है कि अपील, चूंकि इस पर सुनवाई तो होगी, आगे चलकर हो सकता है कि इस पर जो है कि स्टे भी लग जाए। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय और एक्सपर्ट जो अप्रेजल कमेटी है उसने इस प्लान की अनुमति दे दी है। लेकिन अब यहाँ पे बात कुछ और भी आ गई है। बात ये आ गई है कि विपक्ष का यहाँ कहना है कि जब हम कोविड-19 जैसी महामारी से निपट रहे हैं, जो है कि गरीबों को अभी सही तरीके से खाना नहीं मिल पा रहा है, मजदूरों की व्यवस्था के लिए हमने कोई बहुत ठोस कदम नहीं उठाए हैं, आने वाले समय में अर्थव्यवस्था किस रूप में जाएगी हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है। इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और पूरे वर्ल्ड के साथ जो व्यापार है वो भी प्रभावित होगा। तो क्या ज़रूरत है, इसको आप रोक दो। तो इसको कहा गया कि अगर आप पहली बात तो रोक दीजिए, तो इसको सरकार ने मना कर दिया, इसको रोकेंगे नहीं। फिर ये कहा गया कि ठीक है इस प्रोजेक्ट को आप जो है कि बाद में इसको अभी थोड़ा सा केवल समय के लिए टाल दो, कुछ समय बाद में आप कर देना, तो भी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन कई समीक्षक इसको पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी घातक मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आपको ऐसा कुछ भी बिल्डिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो आप थोड़ा सा दूर हट के बनाओ। इससे क्या होगा, वह जो एरिया जहां पे आप बनाओगे वो नया डेवलप होगा। दूसरी चीज, इस क्षेत्र का जो इन्वायरमेंटल जो पूरा टोपोग्राफी है वो भी चेंज नहीं होगी और आने वाले समय में यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं होगी। अगर आपको किसी शहर को अच्छा रखना है तो आपको वहाँ पर इस प्रकार के स्पेस रखने। हालांकि सरकार ने तर्क दिया है, जैसा कि मैंने इमेज भी दिखाया, कि इसमें काफ़ी अच्छी ग्रीनरी की व्यवस्था होगी, लेकिन आपको पता है फाइलों में ग्रीनरी ज़्यादा होती है
जमीन पर पेड़ पौधे कम दिखाई देते हैं। तो इन सभी कारणों से इसकी आलोचना की जा रही है। लेकिन फिर भी हमें यह भी देखना है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो मेन मोटो है वो भी जरूरी है, अर्थात आज हमारे पास अच्छी क्वालिटी के ऑफिसर्स चाहिए, हमें अच्छा पार्लियामेंट चाहिए, हमें ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ जो हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं उनको सुरक्षात्मक आवास प्रदान करने की चुनौतियां हैं। और इसी के कारण होटल जो है कि सरकार जो है कि लेती है, उनके कमरे बुक किए जाते हैं और इसलिए हमें ये ज़रूरत है इसको बनाया जाए। हाँ, इस पर हम जरूर बहस कर सकते हैं कि इसको यहीं पर बनाया जाए या कहीं दूसरी जगह। आप कह सकते हैं फिर तो काफ़ी आवागमन में दिक्कत होगी, तो आवागमन में दिक्कत कुछ भी नहीं होगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जब दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया था जो कि लाल किले पर होना था, तो वहाँ के लिए उसके समय एक जो वहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर एक बुराड़ी क्षेत्र है, वहां पे एक नया शहर ही बसा दिया गया था, सभी सुविधाएं विकसित की गई थी। और आप जब मुखर्जी नगर के पास एक किंग्सवे कैंप वाला जो एरिया देखते हैं ना, ये किंग्सवे कैंप पता है क्यों नाम पड़ा? ये इस वजह से क्योंकि बुराड़ी से होकर यह जो है कि राजा का जो काफिला है जिस रास्ते से जा रहा था वो कौन सा किंग्सवे कैंप वाला जो एरिया है वह एरिया है। तो कुल मिलाकर सरकारों अगर सरकार चाहे तो ये कदम उठा सकती है। इससे क्या फायदा होगा कि इकोनॉमी में नए क्षेत्र में निर्माण होगा, लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, पोल्यूशन फ्री होगा, नया एरिया रीडेवलप होगा। हालांकि एक चुनौती उसमें यह आएगी कि ऐसी बड़ी जमीन जो है कि सरकार को मिलने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार और जो है कि केंद्र सरकार के पास बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जो अभी उन्होंने फॉरेस्ट के तहत उसको कंजर्व कर रखा है, तो उसमें हम उसको यूज कर सकते हैं ग्रीनरी के पैरामीटर को फॉलो अप करते हुए। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। इन दोनों टॉपिक्स को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।